तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। दोनों सहेलियां आपस में सुख दुख बांटती, थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली भी करती थी और पूर्णा तो प्रेमा को बाबू अमृत राय के बारे में बताकर उसका दिल टटोला करती थी। और आइए अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 21वीं कड़ी। कुछ देर तक यही बातें होती रहीं। जब सूर्य अस्त होने लगा तो प्रेमा ने कहा, चलो सखी, तुमको बागीचे की सैर करा लाऊं। अरे जब से तुम्हारा आना जाना छूटा है तब से मैं उधर जाना भूल ही गई हूं। पूर्णा, अब मेरी बाल खोल दो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी भावज देख लेंगे ना तो ताना मारेंगे। प्रेमा, उनके ताने का क्या डर, वो तो हवा से उलझी रहती हैं। दोनों सखियां उठी और हाथ में हाथ दिए कोठे से उतरकर फुलवारी में आई। एक छोटी सी बगिया थी जिसमें भांति भांति के फूल खिले हुए थे। प्रेमा को फूलों से बहुत प्रेम था। उसी ने अपने दिल बहलाव के लिए ये बागीचा लगवाया था। एक माली इसकी देखभाल करता था। बाग के बीचों बीच एक गोल चबूतरा बना हुआ था। दोनों सखी चलते चलते जाकर चबूतरे पर बैठ गई। इनको देखते ही माली बहुत सी कलियां एक साफ तस्तरी में रखकर लपेट लाया। प्रेमा ने उनको पूर्णा को देना चाहा, मगर उसने बहुत उदास होकर कहा, नहीं नहीं बहन, मुझे क्षमा करो। इनकी तो महक तुम्ही को मुबारक हो। मैंने तो सुहाग के साथ फूल भी त्याग दिए। हाय, जिस दिन वो काल रूपी नदी में नहाने गए थे ना, उस दिन ऐसी ही कलियों का एक हार बनाया था। धरा का धरा रह गया। जब से मैंने फूलों को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। कहते कहते एकाएक वो चौंक पड़ी और फिर बोली, अच्छा, अब मैं जाऊंगी। आज इतवार का दिन है ना, बाबू साहब आ रहे होंगे। प्रेमा ने रूनी हंसी हंसकर कहा, नहीं सकी, अभी उनके आने में आधे घंटे की देर है। मुझे तो इस समय का ऐसा ठीक परिचय मिल गया कि अगर कोठरी में बंद कर दो ना तो भी शायद गलती नहीं करूंगी। कहते हुए लाज आती है। मैं घंटों बैठकर उन्हें झरोगे से ताका करती हूँ। चंचल चित्त को बहुत समझाती हूँ, पर वो मानता ही नहीं। पूर्णा ने उसको ढांढस दिया। अपनी सखी से गले मिल शर्माती हुई घूंघट से चेहरे को छिपाए अपने घर की तरफ चली। प्रेमा किसी के दर्शन की अभिलाषा कर मेहताबी पर जाकर टहलने लगी। पूर्णा को मकान पर पहुंची ठीक आधी खड़ी हुई थी कि बाबू अमृत राय साइकिल पर फर फर करते आ पहुंचे। आज उन्होंने अंग्रेजी बाने की जगह बंगाली बाना धारण किया था और वो खूब फब रहा था उन पर। उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि ये राजकुमार नहीं है। बाजारों में जब निकलते तो सबकी आंखें उन्हीं की तरफ उठती। रीति के विरुद्ध आज उनकी दाहिनी कलाई पर एक बहुत ही सुगंधित मनोहर बेले का हार लिपटा हुआ था। मोहक गंध उड़ रही थी। इस सुगंध से लेवेंडर की खुशबू मिलकर मानो सोने में सुहागा हो गया था। संदली रेशमी के बेलदार कुर्ते पर धानी रंग की रेशमी चादर हवा के मंद मंद झोंकों से लहरा लहरा कर एक अनोखी छवि दिखाती थी। उनकी आहट पाते ही बिल्लो घर से निकल आई और उनको ले जाकर कमरे में बैठा दिया। अमृत राय, क्यों बिल्लो, सब कुशल है? बिल्लो, हाँ सरकार, सब ठीक है। अमृत राय, कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बिल्लो, नहीं सरकार, कोई तकलीफ नहीं है।
इतने में बैठक का भीतर वाला दरवाजा खुला और पूर्णा निकली। अमृत राय ने उनकी तरफ देखा और अचंभे में आ गए। उनकी निगाह आप ही आप उसके चेहरे पर जम गई। पूर्णा हमारी लज्जा की गड़ी जाती थी कि क्यों ये मेरी ओर ऐसे ताक रहे हैं। भूल गई थी कि आज उसने बालों में तेल डाला है, कंघी की है और माथे पर लाल बिंदी भी लगाई है। अमृत राय ने उसको इस बनाव चुनाव के साथ कभी पहले देखा नहीं था और न वो समझे थे कि वो इतनी रूपवती होगी। कुछ देर तक तो पूर्णा सिर नीचे की खड़ी रही। एकाएक उसको अपने गुथे हुए केशों की सुधि आई। झट लजाकर सिर और निहुरा लिया, घूंघट को चढ़ाकर चेहरा छिपा लिया और ये ख्याल करके कि शायद बाबू साहब इस बनाव सिंगार से नाराज होंगे, बहुत ही भोलेपन के साथ बोली, मैं क्या करती? मैं तो प्रेमा के घर गई थी और उन्होंने हट करके सिर में तेल डाल दिया, बाल गूंथ दिए। मैं कल ही सारे बाल कटवा डालूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके बनाव सिंगार ने अमृत राय पर पहले ही जादू चलाया था। अब इस भोलेपन ने और लुभा लिया। जवाब दिया, नहीं नहीं, कसम है तुम्हें, ऐसा हरगिज नहीं करना। मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हारी सखी ने तुम्हारे ऊपर ये कृपा की। अगर वो यहां इस समय होती तो इसकी निहोरे में उनका धन्यवाद देता। पूर्णा पढ़ी लिखी औरत थी, इस इशारे को समझ गई और छींप कर गर्दन नीचे कर ली। बाबू अमृत राय दिल में डर रहे थे कि कहीं इस छेड़ पर ये देवी रुष्ट ना हो जाए, नहीं तो फिर मनाना कठिन हो जाएगा। मगर जब उसे मुस्कुरा कर गर्दन नीची करते देखा तो और भी रिटाई करने का साहस हुआ। बोले, अरे मैं तो समझता था प्रेमा मुझे भूल गई होगी, मगर मालूम होता है कि अभी तक मुझ पर कुछ कुछ स्नेह बाकी है। अब की पूर्णा ने गर्दन उठाई। अमृत राय के चेहरे पर आंखें जमा कर बोली, जैसे कोई वकील किसी दुखियारी के लिए न्यायाधीश से अपील करता हो, बाबू साहब, आपका केवल इतना समझना कि प्रेमा आपको भूल गई होगी, उन पर बहुत बड़ा आक्षेप है। प्रेमा का प्रेम आपके निमित्त सच्चा है। आज उनकी दशा देखकर मैं अपनी भी पत्नी भूल गई। वो तो बेचारी गलकर आधी हो गई है। महीनों से खाना पीना बस नाम मात्र का लेती है। सारे दिन अपनी कोठरी में पड़े पड़े रोया करती है। घर वाले लाख लाख समझाते हैं पर वो मानती ही नहीं। आज तो उन्होंने आपका नाम लेकर कहा, सखी, अगर मैं चेरी बनूंगी तो बस उन्हीं की। तारो तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।